जोधपुर से निकल के जाए कहां? मैंने आपको एक बार पहले बीच में बताया था कि ये जो जोधा कांधल ये जो सब थे ये रणमल के बेटे थे, रणमल जिनको मेवाड़ में भारमली की सहायता से मार दिया गया था। और रणमल की धर्म बहन हुआ करते थे करणी माता। रणमल की धर्म बहन करणी माता है, तो जोधा और कांधल इनकी सबकी बुआ लग गई। बिक्का की तो पापा की बुआ हो गई। बाहर निकले का किधर चला जाए अपने। एक जब वो इतने लोग बाहर आए थे तो उनमें एक व्यक्ति था नापा सांखला। पहले इस जंगल देश वाले क्षेत्र में सांखलों का कब्जा भी रहा था कुछ दिनों तक, और बाकायदा इन सांखलों की राजधानी हुआ करती थी जांगलू। आज भी जांगलू नाम का गांव है। और आप देख लो ये जंगल देश जांगलू एक जैसे नाम पड़ते हैं, तो हो सकता है वो उसका छोटा रूप रहा, उसके आसपास वाले इलाके की वजह से ही इसका नाम जंगल देश रहा हो। उस नापा जी ने कहा यार हमारे सांखलों का पहले वहां जांगलू में अधिकार था, पर वहां बलोच मुसलमान, अब उन बलोचों ने कब्जा कर लिया। आप यदि शक्तिशाली हो, हमसे तो पार पड़ी नहीं, आप उधर चलो, उन बलोचों को मारकर उधर कब्जा किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा ठीक। वहां से सारे लोग इधर बीकानेर की तरफ मूव करते हैं, जांगलू की तरफ मूव करते हैं। कांधल जी ने और कहा कि जब बीकानेर की तरफ जा रहे हैं तो बुआ जी वही है, तब तक करणी माता जीवित थे, तो क्यों ना बुआ जी के पास चले और बुआ जी का आशीर्वाद ले। चलो साहब। तो वहां से सब लोग आए करणी माता के पास। करणी माता कहां रहे? तो देशनोक आए। और देशनोक आके और कांधल जी ने करणी माता को कहा कि बुआ जी ये बिक्का है, जोधा का बेटा है, जोधपुर रहता तो वहां का राजा बनता ये जोधा के बाद, पर अब मैं इसको ऐसी ऐसी बात भी लेके आ गया। अब डोकरी तू बता आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। करणी माता ने भी आशीर्वाद दिया कि ये वाला इलाका तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है, ज्यादा सही है, इस इलाके में तुम कब्जा करो, इस इलाके में तुम राज्य बसाओ। कहा जाता है करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि बिका तेरो बिकाणो जोधण सवायो बाजसी। बिका चिंता मत कर, तू भले ही जोधपुर छोड़ के आया हो, पर तेरा जो ये बिकाणा होगा, तेरे नाम से जो प्रदेश बनेगा, वो तेरे बाप के नाम से जो प्रदेश है जोधना, उससे भी सवाया होगा, मतलब कमी नहीं रहेगी, उसके बराबर हो जाओगे। मुझे लगता है करणी माता को आशीर्वाद फलीभूत हुआ। आप हिस्ट्री में उठाकर देखिए, किसी बड़ी रियासत से टूटकर कोई दूसरी रियासत बनी हो, तो कोई ज्यादा बड़ा अस्तित्व नहीं रहा उनका कि मेवाड़ से टूट के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा बनी। पर इन सब की हिस्ट्री में एक पेज में पढ़ा देता हूं। मारवाड़ से टूट के बीकानेर बना, किशनगढ़ बना। किशनगढ़ की हिस्ट्री तो 5 लाइनों में पढ़ लेंगे, पर बीकानेर की उतनी बड़ी हिस्ट्री हो जाती है जितनी बड़ी हिस्ट्री मारवाड़ की होती है। इसका मतलब ये करणी माता का आशीर्वाद ही था कि बीकानेर इतना चहु और वृद्धि किया। बिक्का को जो आशीर्वाद दिया था वो फला। हम जानते हैं कि राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता है, पर चूंकि बीकानेर वाले राठौड़ बाद में इस क्षेत्र में आ गए, बिक्का के साथ में इधर आ गए, यहां पे राज्य स्थापित कर लिया, करणी माता के आशीर्वाद से अपने राज्य की स्थापना की, इसलिए करणी माता बीकानेर के राठौड़ों के लिए इष्ट देवी हो गई। मेरा और बताया हुआ है कि किसी कुल की एक देवी होती है, उस कुल से संबंधित जो होती है वो कुल देवी होती है। उस कुल के लोग और कहीं जाके रहने लग जाते हैं, वहां की किसी लोकल डेटी को और मानने लग जाते हैं, तो वो जो लोकल डेटी होते हैं उनको हम ट्यूटलरी डेटी कहने लग जाते हैं, या उनको हम इष्ट देवी कहने लग जाते हैं। पहले वाले कई वीडियो में मैंने आपको बात बताई होगी। तो ये राव जोधा का व्यंग्य सुनकर, एक सटायर पर, बिक्का अपने काका कांधल तथा अपने छोटे भाई बिद्दा को लेकर वहां से 1465 ईस्वी में निकल जाता है, और ये बीकानेर वाला इलाका यहाँ पर करणी माता के आशीर्वाद से जीतने लगता है तथा यहाँ पर राजा बन जाता है। शुरुआत में कहा गया कि राजधानी वगैरह कहां बसाया जाए, तो जोधा जी के टाइम में ही इन लोगों ने एक कोई एरिया था जहां पर कोई कब्जा किया था। जोधपुर वाले जोधा जी थे, उन्होंने, जोधा जी की जो मम्मी थे उनका नाम था कोडमदे, तो जोधा जी ने अपनी मम्मी कोडमदे के नाम पर, जहां उस इलाके के अंदर वो कुछ दिन के लिए रहे होंगे, मिलिट्री कैंप लगाया होगा, उस इलाके का नाम रखा था कोडमदे सर, नाम था मम्मी का, और ये रख दिया कोडमदे सर का मतलब होता है तालाब। वहां पर तालाब बनवाया था, तो अपनी मम्मी के नाम पर वहां पर उस गांव का नाम ही अपने आप में कोडमदे के नाम पर तालाब बनाया, तो कोडमदेसर तालाब है, तो गांव का नाम भी धीरे धीरे कोडमदेसर ही पड़ गया। कीर्ति स्तंभ लगवाया था वहां पर जोधा जी ने, जिसमें सारी जानकारियां मिलती है। तो बिक्का जी को लगा यार किसी टाइम में अपना भले थोड़े दिन के लिए यहाँ पे मिलिट्री कैंप रहा हो, पर ये जगह अपने पिताजी यहाँ पर कब्जे में लेके गए थे, दादी जी के नाम पर ये जगह है, तो क्यों ना यहीं पर अपने कब्जा करके राजधानी वगैरह बनाई जाए। तो 1465 के आसपास तो बिक्का वहां से आता है। 1472 में बिक्का को इस कोडमदेसर गांव के अंदर ही राजा घोषित किया गया था। आप और एक बड़ा जोरदार सी चीज देखेंगे कि आप कभी बीकानेर साइड के अंदर जाएंगे तो ज्यादातर गांव के नाम के पीछे सर लगा हुआ मिलेगा आपको। कोडमदेसर, पातली सर, तोलिया सर, उद्दा सर, भोजू सर, जाम सर, लूणकरण सर। अपने लगता है यार सारे सर क्यों, मैडम कहीं नहीं है, तो सर का मतलब होता है तालाब। ये पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति कितना सम्मान रहा होगा कि उन लोगों ने गांव के नाम उस व्यक्ति के नाम पर रख दिए जिसने वहां पर तालाब बनवाया था। कि यदि किसी गांव का नाम भोजू सर है, इसका मतलब वहां पे भोज नाम का कोई व्यक्ति तालाब बनवा के गया होगा, बसने वालों ने उस व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता, श्रद्धा उत्पन्न की, और उसका वहां पर वही नाम रख दिया गया, गांव का नाम वही रख दिया गया। इसलिए वो गांव के नाम के पीछे आपको सर लगे हुए मिलेंगे।
बीकानेर साइड में आपको सर मिलेंगे, आप जोधपुर साइड में जाओगे तो यही गांव के नाम के पीछे मिलेंगे आपको नाडा, राता नाडा, बोरा नाडा, इसर नाडा। उसका मतलब तालाब के नाम पर गांव के नाम रखे हुए हैं। आप जैसलमेर बाड़मेर साइड में जाओगे तो गांव के नाम के पीछे तड़ा लगा हुआ मिल जाएगा, पूरों का तड़ा, सोलंकियों का तड़ा। गांव के पीछे बेरी लगा हुआ मिलेगा, जानसिंह की बेरी। ये बेरी, तड़ा, सर, नाडा, ये सब हमारे परंपरागत वाटर रिसोर्स हुआ करते थे। हमारे बड़के, हमारे पूर्वज इस मामले में कितने शाणे थे कि जल संरक्षण तो करते थे, वो तो करते ही थे, परंतु उस व्यक्ति का भी पूरा सम्मान किया जो पहली बार वहां पे जल की व्यवस्था करके गया। और इससे पता चलता है कि जब भी कोई गांव बसता उससे पहले जल की व्यवस्था करना ज्यादा जरूरी हो जाता। तो कोडम देसर दादी जी के नाम पे, कोडम दे के नाम पे था, वहां पर 1472 में इसको राजा घोषित किया। तो इसने कहा भाई राजधानी यहीं बनाई जाए अपने, तो कोडम देसर में राजधानी बना लेते हैं। पर यहां पर पुगल के भाटियों ने विरोध किया। पुगल अभी मैंने मैप के अंदर दिखाया था, बाद में तो बीकानेर वालों ने जीत लिया था, पर शुरू में पुगल के जो भाटी हुआ करते थे अलग हुआ करते थे। राव शेखा वहां का राजा हुआ करता था। जैसलमेर का कोई एक भाई आके पुगल बस गया था, तो उनकी एक ब्रांच हुआ करती थी वहां पर वो। और राव शेखा ने कहा कि ना, ये जमीन हमारी है, थोड़े दिन के लिए यहाँ मिलिट्री कैंप क्या लगाया तुम लोगों ने, जमीन के मालिक थोड़ी बन जाओगे, और यहाँ राजधानी नहीं बनाने देंगे। जैसलमेर वालों ने कहा कि नहीं भाई, यदि हमारे पुगल वाले भाई होंगे तो यहाँ तो नहीं करने देंगे। बिक्का को लगा यार शुरू में ज्यादा पंगे नहीं लिए जाने चाहिए, तो बिक्का ने कहा ठीक, यहाँ नहीं बना रहे, दूसरी जगह बना लेंगे। कोडम दसर से थोड़ा इधर की तरफ आए, एक अन्य नई जगह पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाने की सोची। पूरा नया नगर बसाया गया। नगर को अपने बोलते थे नेर। बिक्का ने वो नेर बसाया, इसलिए उसका नाम है बीकानेर। जैसे हम खूब सारे गांव के नाम के पीछे नेर मिलेगा, नेर का मतलब ही नगर हुआ करता था। जोबनेर, चांपानेर, गोनेर, ये नेर वाले नाम भी आपको बीकानेर में राजस्थान में आपको खूब सारे मिल जाएंगे। तो बिक्का का नेर है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, बीकानेर। 1488 में इसकी स्थापना की गई। आप ध्यान दीजिए, इधर एक दोहा लिखा हुआ है, पढ़िए इस दोहे को। 1545 सुद वैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बिको बीकानेर। जहां तक मुझे याद है, मैंने पिछली क्लास में यह बात आपको बताई थी कि हमारे गांव का जो कैलेंडर होता है वो विक्रमी कैलेंडर होता है, और जो विक्रमी कैलेंडर होता है वो हमारे शहर वाला जो कैलेंडर है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, इससे 57 साल आगे होता है। 57 साल का डिफरेंस होता है। इसके महीने जनवरी फरवरी होते हैं, उसके महीने चैत्र वैसाख होते हैं। इसमें 7-7 दिन के 4 वीक होते हैं, उसके अंदर 15 दिन का एक फोर्ट नाइट होता है, पखवाड़ा होता है। विभाजन कैसे, ये डिवीजन कैसे किया जाए? जनवरी फरवरी वाला महीना सूर्य पर आधारित है, सोलर बेस्ड है। मम्मी वाला जो चैत्र वैसाख वाला महीना वो चंद्रमा पर आधारित है, लूनर बेस्ड है। 15 दिन चांद दिखता है, 15 दिन चांद नहीं दिखता। जिसमें चांद नहीं दिखता वो हो जाता है बदी, जिसमें चांद दिखता है वो हो जाता है सुदी। अब ध्यान देना आप इस बात पर। मैंने बताया कि 1488 के अंदर बना था। ईस्वी सन बता रहा हूं मैं, तो अंग्रेजों वाला सन बता रहा हूं, जो आप और मैं अभी पढ़ते हैं वो सन बता रहा हूं कि 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई थी। अब इसको जब मैं विक्रमी कैलेंडर में कहूंगा तो मैं कहूंगा विक्रमी कैलेंडर 57 साल आगे है। 1488 में 57 जोड़े जाए, 1488 में 12 जोड़े, 12 जोड़ते हो गया 1500, 57 में 12 गए 45 और बचे, 1500 में 45 और जोड़े तो 1545। तो विक्रमी कैलेंडर पूछा जाए तो 1545 में बीकानेर की स्थापना हुई, और ईस्वी सन पूछा जाए तो 1488 के अंदर हुई। लिखा हुआ है 1595। अपने वाले 45 बोलते नहीं थे, आज भी गांव में 15 है, पूरा नहीं बोलेंगे 15, तो 1595 मतलब 1545। तो विक्रमी कैलेंडर का यदि सन कोई है तो 1545 है विक्रमी कैलेंडर। आगे लिखा हुआ है सूद, इसका मतलब चांद दिख रहा है, व्हाइट वाले दिन चल रहे हैं, लाइट वाले दिन चल रहे हैं। हिंदी में एग्जैक्टली जो शब्द होता है शुक्ल, उसको बोलते हैं कृष्ण या डार्क, इसको बोलते हैं शुक्ल, लाइट कह दो, व्हाइट कह दो, कुछ ही कह दो। 1545 का साल है, चांद दिखने वाला पखवाड़ा चल रहा है, वैसाख का महीना है, वैसाख चल रही है, दूसरा ही महीना, पहला चैत्र दूसरा वैसाख। थावर, ध्यान देना आप इस बात पर, बड़े जोरदार शब्द, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। थावर का मतलब होता है शनिवार। आप में से कोई सीनियर होंगे तो इस बात को थोड़ा जानेंगे, बच्चे हैं तो वो अपने घर पे पूछें कि थावर शनिवार को कहा जाता है। मुझे एक और चीज याद आती है, 2010 से पहले तक, 2007-8 तक लगभग, राजस्थान पत्रिका तो गांव में राजस्थान पत्रिका आता है, तो गांव में राजस्थान पत्रिका में सैटरडे को, संडे को और बुधवार को साथ में रंगीन पेपर आता है। बुधवार को लुगाइयों वाला, इसको परिवार कहते हैं, दैनिक भास्कर इसको मधुरिमा नाम से छापता है। शनिवार को राजस्थान पत्रिका में फिल्मों का पेज आया करता था एक, आजकल उसका नाम बॉलीवुड कर रखा है क्योंकि उसमें बॉलीवुड की खबरें आती है। मुझे याद है पहले उस अखबार का नाम शनिवार को जो एक्स्ट्रा अखबार आता था उसका नाम थावर था, क्योंकि शनिवार के दिन आता था, हमारी राजस्थानी भाषा में शनिवार को थावर ही कहते हैं। रविवार वाला जो अखबार आता था, आजकल उसका नाम रविवार ही कर रखा है इन लोगों ने, पहले उसका नाम भी आया करता था इतवारी पत्रिका, क्योंकि रविवार भी गांव में आदितवार वैसे बोला जाता था, इतवारी बोलते थे उसको, इतवारी पत्रिका, पर धीरे धीरे इन्होंने अब चेंज कर दिया। बाकी पहले राजस्थान पत्रिका इस मामले में राजस्थान को थोड़ा डिवोट ही करता था, और हमारी भाषा के नाम पर ही उसके पेपर के नाम रखे हुए थे। तो थावर का मतलब शनिवार है। 1545 का विक्रमी कैलेंडर का साल, वैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष, शनिवार का दिन। आगे लिखा बीज, हमारी भाषा पे गुजरात की भाषा का फर्क है। गुजरात में 2 को बोलते हैं बे,
इसलिए हमारे जैसलमेर बाड़मेर वाला जो इलाका टच करता है, ये लोग भी 2 को बे कहते हैं। इसलिए हम बाकी वाले तो बोलते हैं एकम दूज, पहला दिन हुआ तो एकम, दूसरा दिन हुआ तो दूज, भाई दूज। ये इधर वाले जो टच करता हुआ इलाका मिलेगा आपको, जैसलमेर बाड़मेर, पहले बीकानेर तक भी ये चीजें चली जाया करती थी, इधर दूज को बोलते हैं बीज, बे से बन गया बीज। रामदेव बाबे की बाकी बोलेंगे बाबरी दूज, ये बोलते हैं बाबरी बीज। तो बीज का मतलब है दूसरा दिन है, सेकंड डे चल रहा है। वापस आओ, 1545 विक्रमी कैलेंडर, शुक्ल पक्ष है, वैशाख के महीने का है, दूसरा दिन है उसका, शनिवार के दिन। थर्पियो मतलब स्थापना करना, थर्प दिया, थर्पणा की है किसने? बिक्के ने। किसकी? बीकानेर की। एक दोहा बीकानेर की स्थापना के बारे में सब कुछ बताता है कि 1545 के विक्रमी कैलेंडर के वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बीकानेर की स्थापना हुई थी, बिक्का द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। इस बात पर फिर मुझे एक बात याद आती है कि गांव में डोकरे आज भी बोलते हैं, थावर कीजिए थर्पणा, बुद्ध कीजिए व्यापार। यदि स्थापना करनी है कोई नई, तब तो शनिवार को करो, सॉरी स्थापना करनी है तब तो शनिवार को करो, थावर कीजिए थर्पणा। व्यापार शुरू करना है, दुकान खोलनी है, तो बुधवार को कर। थावर कीजिए थर्पणा, बुद्ध कीजिए व्यापार। थावर है, बीका स्थापना कर रहा है इसकी। तो बीकानेर की स्थापना वैशाख पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शनिवार के दिन 1545 में हुई थी। उस 1545 को जब हम हमारे इसमें लाते हैं तभी 1481 बन जाता है। अब वापस मैं अगली बात पर आता हूं। वैशाख की शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो गई, द्वितीया से अगला दिन कौन सा? बात तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा त्योहार अक्षय तृतीया। अगले दिन अक्षय तृतीया होती है। अक्षय का मतलब होता है पूरा, ऐ हटा दूं, क्षय बोलूंगा मैं खाली, क्षय का मतलब कमी होना, हरास होना किसी चीज के अंदर, रिड्यूस, ऐ लगा दिया उसके अंदर, अक्षय, खत्म नहीं हो कभी। इसलिए सरकार की योजनाओं का नाम होता है अक्षय पात्र। इस पात्र में जो रख दिया वो खत्म नहीं होगा कभी। चावल के लिए कहा जाता है कि चावल कभी खराब नहीं होता, इसलिए चावल को बोलते हैं अक्षत, इसमें कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए जब भी तिलक लगाते हैं तो चावल लगाते हैं कि जिस प्रकार चावल खराब नहीं होता है, इसमें कमी नहीं आती है, उसी प्रकार तुम, जिसे मैं बहन करती है, जिसे मैं तिलक लगा रही हूं, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम्हारी उम्र बढ़े, तुम्हारी किसी प्रकार की कमी नहीं आए, इसलिए वो चावल लगाए जाते हैं। चावल को हम अक्षत बोलते हैं। अक्षय का मतलब हो गया पूरा। पूरे को हमारी राजस्थानी भाषा में हम बोलते हैं आखा। गांव के लिए हमेशा कहते हैं आखो गांव, कितने लोग जीवने के लिए आखो गांव आयो, हमारी भाषा का उसका अक्षय का शब्द हुआ आखा। तृतीया को हम हमारी भाषा में कहते हैं तीज। अब खूब सारे लोगों में समझ में आया होगा कि बीकानेर के जिस दिन स्थापना हुई थी उसका अगला दिन एक बड़ा त्योहार था, आखा तीज। किसानों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, हम उसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, उसको आखा तीज भी बोलते हैं। बीका जी ने पहले दिन बीकानेर की स्थापना की थी, बड़े खुश हुए इस बात से, और बीका जी ने उस दिन पतंग उड़ाई, एक गोल पतंग उड़ाई गई, एकदम रोटी जैसी गोल, चांद जैसी गोल पतंग उड़ाई गई। इसलिए उस पतंग का नाम ही पड़ गया चांदा, कि वो चांदा पतंग थी, चांदा पतंग उड़ाई गई थी। कालांतर में रिवाज पड़ा कि हर आखा तीज पे बीकानेर के लोग पतंग उड़ाते हैं, बीकानेर के लोगों द्वारा पतंगें उड़ाई जाती है। बाकी जगह आप मकर संक्रांति पे देखते हो कि मकर संक्रांति पे पतंगे उड़ रही है, और बीकानेर वाले पतंगे उड़ाते रहते हैं आखा तीज पे, क्योंकि बीका जी इसकी शुरुआत करके गए थे। बीका जी ने वो चांदा पतंग उड़ाई थी, इसलिए आज भी बीकानेर में खूब सारी वो चांदा पतंगे उड़ती है। क्योंकि सेलिब्रेशन का दिन वो अक्षय तृतीया आखा तीज हो गया, इसलिए हमारी तमाम किताबें लिख देती है, हम भी मानते हैं, आरपीसी भी मानती है कि बीकानेर की स्थापना किस दिन हुई थी, आखा तीज के दिन। वो सिंपल त्योहारों के नाम देके पूछता है बीकानेर की स्थापना किस दिन हुई, आखा तीज, दीपावली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, आखा तीज या अक्षय तृतीया। वैसे वो एक्जैक्टली दिन एक दिन पहले का है, पर उस दिन कोई मूर्त किया होगा, अगला दिन सेलिब्रेट किया होगा उन्होंने, तो सेलिब्रेशन की वजह से वो दिन बीकानेर की स्थापना का दिवस कौन सा माना जाने लगा, तो अक्षय तृतीया, आखा तीज बीकानेर की स्थापना का दिवस माना जाता है। मैंने तमाम बातें इस दोहे के माध्यम से आपको समझा दी, और आपकी बेहद मांग पर ये दोहा मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप देख लेना यहाँ से। तो 1595 सुद वैशाख सुमेर, थावर बीज थ्रेपियोन, बीको बीकानेर, और मैंने खूब सारी दूसरी बातें भी आपको बता दी। तो ये जोधा जी का एक व्यंग्य था जिसने एक सिटी बसा दी थी। कभी कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से नगर की स्थापना एक व्यंग्य के आधार पर हो गई थी, तो बीकानेर है। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना। पांडु गोदारा नाम करके एक जमींदार हुआ करते थे यहाँ पे, बड़े दिलेर आदमी, बड़े जमींदार, ये जमीन उनके पास में, खूब सारे पशुपालन करते थे यहाँ के लोग, खूब सारे पशु उनके पास में। उन पांडु गोदारा की एक और बड़े कोई यहाँ पे जमींदार हुआ करते थे, पुला सारण, उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, विवाद की स्थिति चल रही थी। इसलिए पांडु गोदारा ने, और इस लड़ाई के अंदर पुला सारण के साथ में खूब सारे लोग थे। कहते हैं कि वहां आसपास के जो बाकी जो कसवा चौधरी थे, जो बेनीवाल चौधरी थे, वो इधर पुला सारण के साथ में थे। जैसलमेर के जो भाटी थे वो इनके साथ दे रहे थे, पुला सारण का साथ दे रहे थे। और गांव में ऐसी मान्यता भी है कि जो सारण होते हैं और जो जैसलमेर वाले भाटी है, ये आपस के अंदर भाई भाई, किस तरीके से क्या रहा होगा नहीं पता, पर ऐसा माना जाता है कि ये आपस के अंदर भाई होते हैं। तो जैसलमेर वाले भाटियों ने कहा कि हम हमारे भाई का साथ देंगे। तो यहाँ पे पांडु गोदारा अकेला गिर गया था, और उसे लगा यार अब मैं क्या करूं। तो उसने उस समय बीका इन क्षेत्रों में घूम रहा था, कभी कोई 2 गांव जीता, 4 गांव जीता, ऐसी स्थिति के अंदर था बीका। और उसने बीका को प्रपोजल दिया कि मेरा इनके साथ युद्ध है, तू मेरा साथ दे, और यदि मुझे जिता दिया तो अपनी तो इज्जत रह जाएगी, तो मैं ये इलाका तेरे को दे दूंगा, मेरे पास जो इलाका है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। बीका ने उनकी तरफ से लड़ाई की, जो भी गठबंधन बनकर उधर से आया था उसको हरा दिया। इसलिए पांडु गोदारा ने बाद में वो जमीन जो भी उनके कब्जे के अंदर जमीन थी वो बीका को दे दी थी। इसलिए बीका जी ने उस दिन कहा क्योंकि आप मेरे राज में सहायक हुए हो, इसलिए आप मेरा राज तिलक करोगे। उसके बाद बीकानेर में नियम रहा, इन पांडु के नाम पर एक गांव बसा हुआ है पूरा पांडुसर। उस पांडुसर गांव के जो भी गोदारा जाट हुआ करते थे, 2 गांव है पांडुसर और शेखसर, वो जो पांडु की लीनेज के अंदर आने वाले, उनके आगे जो वंशज हुए, उनके जो डिसेंडेंट हुए, बीकानेर के महाराजा का राज तिलक हमेशा उन गोदारा जाटों के द्वारा ही किया जाता था।
और फिर कालांतर में तो मतलब वो महत्व यूं बढ़ता बढ़ता तो यहां तक बढ़ा कि आज भी साधारण कोई बीकानेर में आदमी भी मकान बनवाता है, बीकानेर या उसके आसपास के इलाके में, तो इसकी मकान की नींव किसके द्वारा लगवाई जानी चाहिए? तो यार कोई गोदारा जाट हो तो उससे नींव लगवा लो। जिस प्रकार बीकाजी के राज्य की स्थापना करवाने में उन्होंने सहायता की थी, तो बीकाजी का राज्य देख लो कितनी पीढ़ियों तक चला है, कितने वर्षों तक चला है, तो मकान भी उतने वर्षों तक रहेगा, कई पीढ़ियों तक मकान अपने पास में रहेगा। सिंबल, संकेतात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से आज भी वो बातें मानी जाती है गोदारा जाट वाला। और वो तो मैं तो खुद बीकानेर का हूं, तो मुझे खबर बड़ा जोरदार लगता है। और गलगंठे हो जाते हैं, गलगंठे जब भी हो जाते हैं तो कहते हैं कि गोदारा जाट से झाड़ा डलवा लिया जाए या उसका हाथ फिरवा लिया जाए तो गलगंठे ठीक हो जाएंगे। दुआ बोलते हैं कि गोदारा गहलोत भाई भाई गलगंठा झड़ झड़ जाएगी। तो वो लगता है कि यार गहलोत कौन से, लोकल जो लोग हैं वो जो कहानियां सुनाते हैं वो कहते हैं कि जो गोदारा होते हैं वो गुहिलों के भाई होते हैं, कैसे रहे होंगे क्या रहे होंगे वो बात दूसरी है, पर जो फोक लोर है उनके अंदर ऐसी कई बातें कही जाती है। वो गलगंठे वाली कहानी सुनते तब बहुत लगता है कि यार वास्तव में ही ऐसा कुछ रहा ही होगा। तो ये भी याद रखना थोड़ी सी बात। कहते हैं कि बीका ने जब अपना राज्य यहाँ पर स्टेब्लिश कर लिया था तो जोधा जी ने एक बार बीका से बातचीत की और जोधा जी ने कहा कि बेटे तू सुपुत्र है, तूने अलग अपना राज्य स्थापित किया है, और सपूत वही होते हैं जो बाप की पैसे प्रयास ना करे, खुद की तर्पणा करे, खुद का कुछ नया बनाए, आगे बढ़ाए उस चीज को, तूने वो किया है। दो मांगे हैं मेरी पूरी कर। बीका जी का पिता, आप जो मांगो वो तैयार है, आपको ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ी। उन्होंने कहा एक तो तेरे राज्य में एक जो जगह है ये मुझे दे, लाडनू, तो नागौर में लाडनू आता है, ये पहले बीका के कब्जे में हुआ करता था, बीका ने जीत लिया था इलाका, पर उन्होंने कहा ये मुझे दे दे। उनका पूरा राज्य आपका है, ये ले लो आप, नहीं ये जोधपुर में मिलाया जाए, ठीक है। और कहा एक देख ये है कि तू यदि जोधपुर रहता तो मेरे मरने के बाद राजा बन सकता था, तेरे सारे भाइयों में सबसे योग्य तू है, पर अब चूंकि तू अलग से अपना राज्य स्थापित कर लिया तूने, इसलिए मेरे मरने के बाद जोधपुर में हिस्सा मत मांगना। तो ये कह दे कि भाई ये बाप की जमीन इसमें भी मुझे तो हिस्सा दिया जाए, बीका जिनका नहीं मांगूंगा। पर पापा मेरी एक मांग भी है, क्या कि मैं तो वहां से उस दिन आपकी बातों बातों में कहा था कि भाई चलो चलो, काका कंदर ने कहा था तो उनके साथ में रवाना हो गए। किसी भी राज्य के जो चिन्ह होते हैं, राज चिन्ह होते हैं, भगवान की मूर्ति होती है, कोई ढोल तलवार नगाड़े से राज चिन्ह जो होते हैं, तो मैं गया तो आपके जोधपुर से हूं, तो राज चिन्ह तो सारे जोधपुर में पड़े राठौड़ होंगे, उन राज चिन्ह में मुझे हिस्सा दिया जाए, उन राज चिन्ह में कुछ मुझे भी दिलाओ, मैं भी बीकानेर में ले जाकर रखूं तो सही, मैं अब राजा बनाऊं तो मेरे राज चिन्ह तो होने चाहिए। जोधा जिनका वो चिंता की बात नहीं है, तू आए तब आके ले जाना। उस घटना के थोड़े दिन बाद में जोधा जी की डेथ हो गई, बीका जा ही नहीं पाया, बीका अपना राज्य स्थापित करने में यहां पर लगा हुआ था। जोधा जी के मरते वहां पे जोधपुर में राजा बने सातल, आगे मैं सातल की कहानियां सुनाऊंगा, और थोड़े दिन में सातल की भी डेथ हो जाती है, बीका के भाई थे। सातल की जब डेथ हो गई तो फिर सातल के छोटे भाई बने सुजा बने। सातल बहुत अल्प समय के लिए राजा बने थे, अगले राजा सुजा बने। सुजा जब राजा बने तो बीका, तब तक उधर से बीका फ्री हुआ, सुजा के पास गया, और सुजा के पास पहले उसने अपना एक बंदा भेजा, और बंदा भेज कहा कि पापा ये कह के गए थे कि राज चिन्ह में से एक हिस्सा मुझे दिया जाना चाहिए, पापा वाले टाइम में आ नहीं सका, सातल वाले टाइम भी नहीं आया, अब थोड़ा मैं फ्री हूं, तो वो जो जितने भी एम्बलम है, जितने भी राज चिन्ह है, उनका एक हिस्सा मुझे सौंपा जाए। सुजा ने मना कर दिया कि खुद का राज है तो खुद के राज चिन्ह बनाओ, लो इसमें तो हिस्सा आज दिया जाए कल दिया जाए। बीका को बड़ा अजीब लगा, उसने कहा भाई भाई ऐसी क्या बात कर रहा है, उसने कहा ना कोई भाई भाई नहीं, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूं। तो फिर बीका को गुस्सा आया, बीका जोधपुर पर अटैक कर देता है, जोधपुर को घेर लेता है। हालांकि लड़ाई नहीं होती दोनों के बीच में, सुजा की जो मम्मी थे जसमादे आके समझौता करवा देते हैं बीका और सुजा के बीच में, और बीका को राज चिन्ह में से कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, कुछ चीजें उसको दे दी जाती है जिनको बीका लेके बीकानेर आ जाता है, जिनमें